हे गाइस, कैसे हो आप सब। चलो मैं आपको आज सुबह सुबह पूरी दुनिया घुमा के ले आता हूँ, खास करके यूरोप, क्योंकि हम लोग का चल रहा है स्टडी यूरोप के बारे में। ये देख सकते हैं हम लोगों का प्यारा पृथ्वी, प्यारा अर्थ। तो देखते हैं यहाँ पे यूरोप कहाँ पर है। ओके जी हाँ, अगर आप अपना हिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आप किस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर ज्योग्राफी का नॉलेज आपका बढ़िया होगा तो हिस्ट्री भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। ये देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये है बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, यहाँ से होते हुए यहाँ से रेड सी होते हुए यहाँ से एक स्वेज कैनाल है, यहाँ होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और ये है पूरा यूरोप जिसके बारे में हम पढ़ने अभी स्टडी करने जा रहे हैं। खास करके ये सब जो आप देख रहे हो आज, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये उस समय कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी में भी मैप है। तो ये धीरे धीरे ये फ्रांस किस तरह से शेप में आया, ये जर्मनी किस तरह से आज के डेट में शेप में आया, इसको बनाने के लिए जो संघर्ष है वही संघर्ष को हम पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ फेमस शहर के नाम, जैसे जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, और उसी तरीके से ये न्यूरेमबर्ग, ये म्यूनिख, ओके, फ्रैंकफर्ट। क्योंकि इस मैप में भी आप देख सकते हैं ये है प्यारा भारत, यहाँ से होते हुए स्वेज कैनाल होते हुए ये मेडिटेरेनियन सी, फिर हम यहाँ पहुँचते हैं यूरोप। जी हाँ, ये है यहाँ पे लगभग 28 देश है, 29 कंट्री है यूरोप में, सब के सब मिल के रहते हैं, जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ है एक सी, और यहाँ होते हुए हम ये जर्मनी, और जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। आप देख सकते हैं फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। धीरे धीरे आपका जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होते चले जाएगा, क्योंकि आप जब भी आप किसी चीज़ के बारे में हिस्ट्री में पढ़ो, आप क्या करो, आसपास ज़रूर देख लिया करो कि वहाँ क्या है। जैसे ये देख सकते हैं आप ब्लैक सी, ये मेडिटेरेनियन सी, ये टेरहेनियन सी, और यहाँ भी एक सी है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखना है कि यहाँ कौन सा सी है। ओके, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ भी एक छोटा सा सी है, इसका नाम, सॉरी दिख गया होगा आपको, तो इस सी का नाम आपको लिखना है। यहाँ बाल्टिक सी, यहाँ नॉर्थ सी, और ये है जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, ओके। और ये फ्रैंकफर्ट, ये हैम्बर्ग, ये म्यूनिख, और आप देख सकते हैं ये न्यूरेमबर्ग, ये ड्रेसडेन, ये सब इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब आने वाला है। और ये फ्रांस के बारे में खास करके आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक बे है, यहाँ, जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्पेन और मोरक्को के बीच यहाँ एक फेमस स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का नाम लिखना, ओके। एक फेमस स्ट्रीट है, एक चैनल है, इस चैनल का आप नाम लिखना, ठीक है। तो इस चैनल का आप नाम लिखना कि इस चैनल का नाम, एक स्ट्रीट चैनल का भी नाम लिखना कि इस चैनल का नाम क्या है। साथ साथ एक स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का भी आप नाम लिखना, काफ़ी फेमस है। तो ये है यूरोप, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम स्वेज कैनाल 1869 में बना था, यहाँ से यूरोप जाते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है, टॉपिक में क्या है, टॉपिक में, एक मिनट, ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच। जो आपको मैंने अभी फ्रांस दिखाया था ना, सबसे पहले क्लियर कट रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ। मोनार्क कौन होते हैं, राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा। आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था बॉर्बन डायनेस्टी के बारे में, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी में जो लुइस की सरकार बनती थी, लुइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 1689 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, वो लुइस 16 के खिलाफ हुआ था, ओके। तो पहला यूरोप में सबसे पहला क्लियर कट रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था 1689 में। किसके खिलाफ हुआ था, लुइस के खिलाफ। वो कौन था, एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, मतलब जो किसी का नहीं सुनता हो, जो उनका मन हो वही करे। फुल फ्लेज टेरिटरी क्या होता है, एक कंट्री, जैसे भारत एक कंट्री है तो इसे हम बोलते हैं टेरिटोरी।
ये है टेरिटोरी ना, ये मतलब बाउंड्री है, ये हमारा क्या है, बाउंड्री जो आप देख रहे हो ये बाउंड्री है। टेरिटोरी के आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप कि इसके 22.2 किलोमीटर सी तक ये हमारा क्या है, यहाँ तक भी हमारा राइट है। अगर यहाँ पर कोई भी आता है शिप वगैरह या पाकिस्तान का कोई शिप आता है, मछुआरा आता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गोली भी इसे मार सकते हैं, या फिर यहाँ से हम टैक्स भी लेना शुरू कर दें अगर कोई इंटरनेशनल शिप वगैरह आता है तो ये हमारा है। या फिर मान लीजिए पाकिस्तान है, कल को हमारा मूड ख़राब हुआ, हमने क्या कर दिया, इस पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान हमारे टेरिटोरी में आ जाएगा। मतलब टेरिटोरी क्या होता है, एक बाउंड्री है, लेकिन बड़ा वर्ड है, टेरिटोरी बड़ा होता है बाउंड्री से। चले, तो फ्रांस में क्या हुआ था, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया था। किसके वजह से, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, उसमें सोवरेनिटी का मतलब लोगों को फैसला लेने का अधिकार। मतलब कोई भी अगर काम करना है, कोई भी अधिकार, कोई भी फैसला लेना, कोई भी काम करना, मतलब सरकार चलाने का अधिकार मोनार्क से किसके पास आया था, फ्रांस के सिटीजन के पास आया था। सिटीजन का मत कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि पहले क्या था, मोनार्क था, पहले क्या था, एक 100% मोनार्क। अब क्या हो गया, मोनार्की खत्म होना, मतलब राजा रजवाड़ा वो खत्म। अब जब मोनार्की खत्म हुआ तो क्या बना, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना, जिसे हम बोलता हूँ जनरल स्टेट। मतलब यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर जो लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार, लोगों ने जिसको चुन करके भेजा हुआ, जैसे भारत में है पार्लियामेंट, उसी तरीके से एक जनरल स्टेट बनाया। पार्लियामेंट क्या है, जो लोगों के द्वारा चुना हुआ। दिल्ली में एक हाउस है, वहाँ पे जितने भी हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, वहाँ पे जाके बैठ के देश के लिए कानून बनाते हैं। ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, ये मोनार्क नहीं है, इसको लोगों ने चुन के भेजा। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, फ्रांस में सोवरेनिटी मतलब फैसला लेने का अधिकार किसके पास आ गया था, फ्रेंच सिटीजन। मतलब कहने के बाद मतलब ये है कि फ्रांस के लोग अब खुद अपने नेता को चुन सकते हैं, राजा का बेटा राजा अब नहीं बन सकता है। उसी तरीके से रिवॉल्यूशन ने ये डिक्लेयर किया था, प्रोक्लेम किया था कि हमारे देश के लोग ही, मतलब फ्रांस के लोग ही क्या करेगा, हमारा देश बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, किसको, फ्रांस के देश को बनाएगा। और इसकी जो डेस्टिनी है, इसका जो तकदीर है, अब कोई राजा नहीं लिखेगा, अब कोई चर्च के हेड नहीं लिखेगा, कोई मॉन्क्स और नन्स नहीं लिखेगा, कोई किंग्स नहीं लिखेगा, बल्कि कौन लिखेगा, यहाँ के जो लोग हैं वो अब अपने देश के तकदीर को खुद लिखेगा। सॉरी, आज माइक लगाना भूल गए थे, ये हम ईयरफोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ में आपको ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ा मैनेज करना। तो अगर आप देखा जाए कि शुरू से ही फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें बहुत सारे मेजर और प्रैक्टिस किया, बहुत सारे कि ऐसे करना, ऐसे हमें रेवोल्यूशन करना, और प्रैक्टिस मतलब उनको प्रैक्टिस में ले आया, है ना। क्यों ले आया, ताकि उनके अंदर क्रिएट कर सके सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि हम सब फ्रांस बोलने वाले हैं, हमारा लैंग्वेज एक है। सॉरी, एक मिनट। तो हम सब फ्रांस के हैं, हमारा लैंग्वेज एक है, ओके। तो इसी बेसिस पर क्या हुआ था कि वहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस लाने के लिए वहाँ एक रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसी बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया है, 2011 में, 2012 में, 2015 में, एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन को लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे, जो ग्रुप बना हुआ आपका, ओके। तो एनालाइज द मेजर, कौन सा मेजर और प्रैक्टिस लिया था, क्या करने के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब फ्रांस के लोगों के साथ, फ्रांस के लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, मतलब हम फ्रांस के लोग, हम सब एक हैं, हमारा लैंग्वेज एक है, इस तरह का एकता की भावना जागृत करने के लिए। क्योंकि फ्रांस किसके कंट्रोल में था, मोनार्क के कंट्रोल में था। और आपको पता होना चाहिए मोनार्क क्या होता है, जो किसी का नहीं सुनता है, राजा का बेटा राजा। तो लोगों के अंदर इस तरह से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए कौन सा मेजर प्रैक्टिस लिया गया था। इसी तरीके से व्हाट वाज द मेजर चेंज, क्या क्या चेंज आया था। पॉलिटिकल मतलब पावर अब किसके हाथ में नहीं था,
अब राजाओं के हाथ में नहीं था, अब पावर किसके हाथ में आ चुका था? पावर लोगों के हाथ में आ चुका था, और जिसे हम बोलता हूँ स्टेट जनरल। और स्टेट जनरल को चुनते कौन है? फ्रांस के एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं मैं आपके बताता हूँ आगे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोगों ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक किताब लिखा जिसमें सबको राइट दिया गया, वुमेन को, मेन को, हर किसी को, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 मेजर को लिखना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ था कि उनका कलेक्टिवनेस आया। ये भी उसी तरीके से कि सबसे पहले क्लियर कट एक्सप्रेशन कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था। और किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सोवरेनिटी मतलब लोग फैसला लेने का हक किसके पास आ चुका था? अब लोगों के हाथ में आ चुका था। किसके पास से? मोनार्क से फ्रांस के लोगों के हाथ में सोवरेनिटी आ चुका था। सोवरेनिटी मतलब फैसला लेने का अधिकार। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वो कौन कौन से मेजर है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इसमें आंसर क्या आएगा? पहला पॉइंट ए है, ये पॉइंट। द आइडिया ऑफ ला पैट्री फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड, जैसे हम भारत में बोलते हैं ना भारत माता की जय। इसी टाइप के ली सिटीवन की हम अगर सिटीजन है इस देश के, और जो भी सिटीजन है उन सबको यूनाइट करने के लिए एक नोशन दिया। नोशन मतलब नुस्खा, कि सबको आपको इक्वल राइट मिलेगा किसके तहत? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इस तरह की आइडिया आने से लोगों के अंदर देश भावना, देशभक्ति की भावना जागृत हुआ। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 में आप ये लिखोगे कि नया फ्लैग बनाया गया, और उसी तरीके से ट्री कलर बनाया गया, तिरंगा झंडा बनाया गया। किसको रिप्लेस कर गया? रॉयल स्टैंडर्ड। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था? रॉयल स्टैंडर्ड मतलब जो राजा रजवाड़े होते थे उनकी पहचान हुआ करती थी, उनका चिन्ह हुआ करता था। लेकिन उसको हटा करके क्या लाया? एक रॉयल स्टैंडर्ड लाया। आप यहाँ देख सकते हो ये पिक्चर, क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पिक्चर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। 14 जुलाई 1789 की कहानी है, जो बास्टिल की किला को तोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से ये जर्मनी, ये फ्रांस का है, आपके पड़ोसी दिखाए थे ना जर्मनी में एक पेंटर जिसका नाम है रेबमैन ने, है ना, रेबमैन ने एक पेंटिंग बनाया था 1789 में। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और ये क्या है? जर्मन के एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है कैसल। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। तो जर्मन के जो स्टेट है, एक राज्य है कैसल, उस कैसल में लिखा हुआ है कि लोगों को द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, लोगों को अपनी आज़ादी अपनी मुट्ठी में लेना चाहिए। मतलब ये जो कैसल है किसकी पहचान है? ये उनकी राजाओं की पहचान है, ये उनकी मोनार्क सरकार की पहचान है। जिस तरह से ये बास्टिल की किला 1789 में फ्रांस के लोगों ने 14 जुलाई में 14 जुलाई को इसको उखाड़ के फेंक दिया था, इसी तरीके से जर्मनी में भी इस रॉयल चिन्ह को उठा करके फेंक देना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में क्या आ जाएगा? ये द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या होते हैं? एक्टिव सिटीजन में फीमेल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फीमेल नहीं होगा। क्या होगा? मेल। फीमेल को बहुत बाद में राइट मिला था, लगभग 1940s को मिला था वोटिंग का राइट। लेकिन मेल में भी सब नहीं, मेल में जो मिनिमम क्या दे सके, टैक्स दे सके, वही वोट दे सकता है जनरल स्टेट में, स्टेट जनरल में। बाद में इसका नाम चल करके नेशनल असेंबली बनाया गया था। ये पॉइंट नंबर 3। नया हिम मतलब नया सॉन्ग्स, ये न्यू सॉन्ग्स, ये पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा। न्यू सॉन्ग्स बनाया गया, और उसी तरीके से ओथ लिया गया, और मार्टियर्स मतलब जो उनके शहीद थे उनके लिए गीत गाया गया। और उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे भारत में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो भारत में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया ताकि सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म मतलब चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सबको इक्वल राइट। अगर मान लो कोई पीएम है, उन्होंने कोई गलती किया, किसी को थप्पड़ मारा, या फिर कोई एक लेबर है किसी को थप्पड़ मारा, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सबको इक्वल। जो पीएम को जो सज़ा मिलनी चाहिए वही एक लेबर को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीएम बच जाएगा और लेबर को सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए इक्वल लॉ लाया गया, और सब में क्या सेटिंग किया गया, समझ में आया? विद इन आर टेरिटरी के मतलब बाउंड्री के अंदर। इंटरनल कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, जैसे मान लेते हैं ये देखो, आप ये देख सकते हो यहाँ पर,
ये जैसे कि बॉर्डर अगर कोई क्रॉस करता है, ये बॉर्डर देख रहे हो ना, ये बॉर्डर अगर कि बॉर्डर क्रॉस करता है तो यहाँ जो टैक्स लगता है, जैसे कि यहाँ हमारा भारत, जैसे कि ये फ्रांस में कोई अगर विदेश से आता है बेचने तो बॉर्डर में एक टैक्स लगता है जिसे हम बोलता हूँ कस्टम ड्यूटीज़, कस्टम बैरियर। बैरियर का मतलब आप जानते हैं, इस तरह का बैरियर लगा देना जहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है और कोई भी बाहर से ट्रक वगैरह आता है उन पर टैक्स लिया जाता है, जैसे यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे लेते हैं या फिर कोई भी भारत के स्टेट में। तो इस तरह का आप देख सकते हैं ये कस्टम बैरियर। तो कस्टम बैरियर को ख़त्म किया गया, क्या किया गया, कस्टम बैरियर को ख़त्म किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड डू वेयर ऑब्लिस्ट एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर एडॉप्ट किया गया। ये पॉइंट नंबर कितने आ जाएगा, 5th आ जाएगा। एक मतलब कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि उस समय पर अगर, क्योंकि नेपोलियन ने 39 ऐसे छोटे छोटे, जैसे एक छोटा सा स्टेट है इसके अंदर 39 कॉन्फेडरेशन था, छोटे छोटे स्टेट था। अगर यहाँ से कोई यहाँ जाता था ना तो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि एक मर्चेंट मतलब एक व्यापारी ट्रैवल करता है 1833 में, कहाँ से, हैम्बर्ग, मैं आपको दिखाया था ना मैप में, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। तो उसको कितने जगह पे, 11 जगह पे, छोटा सा डिस्टेंस था, छोटा सा, ये हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग, 11 जगह पे कस्टम ड्यूटी, मतलब 11 बॉर्डर था ऐसे और हर बॉर्डर में कितना % टैक्स देना पड़ता था, 5%। सोचो अगर यहाँ से 100 रुपया है तो यहाँ पे आते आते 155, कितना रुपया दाम बढ़ जाएगा। और हर जगह का मेजरमेंट भी अलग था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है कि LA, जैसे कि 1 मीटर है, लेंथ मेजर करने का एक क्या है, यूनिट है, उसी तरीके से LA लेंथ मेजर करने का यूनिट है। अगर देखा जाए डिफरेंट स्टेट में LA, अगर फ्रैंकफर्ट में जो है ना एक LA बराबर 54.7 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से मेंज जर्मनी का एक शहर है, पास में ही है, जहाँ पे एक LA बराबर 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में देखो कितना डिफरेंस है, लगभग 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। अब सोचो कोई अगर फ्रैंकफर्ट से न्यूरेमबर्ग लेके जाता है तो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, कोई यहाँ से लेके जाता है 10 सेंटीमीटर घट जाता है। मान लो भारत में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर ये हर स्टेट में अलग अलग बदलते रहेगा तो व्यापारी को घाटा लगेगा ना। तो सिंपल भाषा में आप समझ में आया। तो हर जगह में अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट था और हर जगह में हर बॉर्डर पे टैक्स लिया जाता था। इसीलिए नेपोलियन ने ऐसे छोटे छोटे 39 स्टेट को मिला करके, नेपोलियन कौन था, फ्रांस का चांसलर था, आगे पढ़ेंगे हम। 1789 के बाद उन्होंने रूल किया था 10-15 साल लगभग। तो वो है नेपोलियन, एक बहुत ही डिक्टेटरशिप लीडर थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने 39 स्टेट को मिला के एक कॉन्फेडरेशन बनाया ताकि हर जगह पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब एक LA बराबर जितना होगा पूरे 39 पे होगा और हर बॉर्डर पे टैक्स नहीं लगेगा ताकि आसानी से व्यापार हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वेट एंड मेजरमेंट को एक किया गया। और रीजनल डायलेक्ट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि नेक्स्ट जो भी आएगा 6 या 5th, ठीक है। तो रीजनल डायलेक्ट मतलब बोली, जो रीजनल बोली था अलग अलग, उनको ख़त्म किया गया। और फ्रांस को जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको क्या किया गया, उसका कॉमन लैंग्वेज बना गया था पूरे देश के लिए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। बाकी आप थोड़ा थोड़ा और भी देख सकते हैं। जैसे फ्रांस में रिवोल्यूशन आया, वो फ्रांस में भी नहीं रहा, पूरे यूरोप में फैल गया। जिस तरह से मैं आपको दिखाया था कि ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि फ्रांस में रिवोल्यूशन होते ही पूरे यूरोप में, देख सकते हैं ना, ये जर्मनी, आज मैं आपको दिखाया था मैप में, कितने सारे लोगों ने यहाँ कब्जा करके रखा है, कितने सारे छोटे छोटे है ना एम्पायर बना हुआ है। तो इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। इसीलिए ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक, उन्होंने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को, ये पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है जब फ्रांस छींकता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ था। जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है पूरे यूरोप में धीरे धीरे रिवॉल्यूशन फैल जाता है पूरे यूरोप में। किसके खिलाफ? इन राजाओं के खिलाफ, ठीक है। ये जो देख रहे हो छोटे छोटे एम्पायर, पर्सिया एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, तो यहाँ पे जो राजा रजवाड़े हैं, मोनार्क है, इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगता है। इसीलिए मेटरनिक बोलता है जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ये रिवॉल्यूशन फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में फैल चुका था, ठीक। इसी तरीके से क्या हुआ, स्टूडेंट ने बहुत सारे मेंबर बनाया और मेंबर एजुकेटेड मिडिल क्लास, डॉक्टर, इंजीनियर, एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब्स। और ये क्लब्स यूरोप के डिफरेंट स्टेट में जाके रिवॉल्यूशन किया और वहाँ भी मोनार्क को ख़त्म करके वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, है ना, ये सारे कैंपेन चलने लगा जैकोबिन्स का। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।